नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। एग्रीकल्चर MPPET 2022 इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड पशुपालन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर मैं हाजिर हूं बच्चों। वीडियो के शुरुआत में मैं कुछ चीज़ें आपसे क्लियर करना चाहता हूं, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं। तो थोड़ी सी चर्चा इस पर अच्छी प्रकार से मेरी बातों पर ध्यान दें आप लोग MPPET की तैयारी कर रहे छात्र। बच्चों, आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि MPPET के फॉर्म आ चुके हैं। 31 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और इसके बाद 15 और 16 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है। तो बच्चे अपनी तैयारी में लग जाएं, बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी करें और ये सोचें कि सिलेक्शन लेना ही है। अगर आप लोग यह सोचकर तैयारी नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्शन आपको दूर दूर तक नहीं मिलने वाला। इसलिए आप याद रखें, ये सोचें सिलेक्शन लेना है, किसी भी कंडीशन में लेना है, कुछ भी हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है। और इस बार नहीं तो फिर तो मौका आपको मुश्किल ही मिल पाए, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही वीडियो के माध्यम से कि नेक्स्ट ईयर से MPPET बंद हो जाएगा, उसकी जगह ऑल इंडिया टेस्ट होगा और फिर उसको निकालना आपको काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप MPPET इसी साल निकालें, किसी भी कंडीशन में निकालें। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर तैयारी कैसे करें, क्या किया जाए कि सिलेक्शन हो। बहुत सारे छात्रों ने तो अभी तक तैयारी कर ली है, बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी कर ली है और वो पूर्ण तरीके से तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन बहुत सारे छात्र ढीलम ढाल में डले रहे कि पता नहीं फॉर्म कब आएंगे, आराम से डालेंगे, आराम से पढ़ लेंगे। तो उन छात्रों का बड़ी टेंशन में होंगे वो कि अब किस प्रकार से करें, व्यवस्था ही नहीं है पढ़ने की। कुछ बच्चों के पास तो ये स्थिति है कि उनके पास नोट्स नहीं है या कहीं कोचिंग की नहीं है, घर बैठे हैं, बस अब चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए। तो भैया कैसे सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन लेने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ बच्चों, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको इस प्रकार के नोट्स अवेलेबल करा सकता हूँ। यदि उन नोट्स को आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ लें तो सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको ऐसे नोट्स अवेलेबल करा सकता हूँ, उसका थोड़ा सा शुल्क दे करके आप नोट्स मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अब बहुत सारे छात्र नोट्स को निकलवाने लग जाते हैं कि अब तो कंप्यूटर से निकलवा के फिर पढ़ेंगे। भैया आपको मोबाइल में PDF दे रहा हूँ तो आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं। और आजकल आप देख रहे हो ऑनलाइन का कितना ट्रेंड चल रहा है, बच्चे मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं। मोबाइल पे ही उतनी अच्छी चीज़ें उनको मिल जाती हैं, कहीं पे कोचिंग जाने की उनको आवश्यकता नहीं है। सही बात है, ये बिल्कुल फैक्ट है। 2 साल कोरोना काल ने इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जो एकदम से आई है ऑनलाइन की, वो बहुत बेहतरीन है। उससे बच्चे बहुत बेहतर तरीके से कम पैसों में और बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है ना। तो अब नोट्स यदि किसी बच्चे को चाहिए तो वो नोट्स मुझसे प्राप्त कर सकता है और थोड़ा सा शुल्क उसका है और उसको PDF उसको मिल जाएगा व्हाट्सअप के माध्यम से और वो अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कौन सी बुक्स लें? भैया कोई MPPET की ऐसी बुक्स नहीं आती कि उसको पढ़कर आप सिलेक्शन ले लें। मैं बार बार कहता हूँ आपसे, MPPET की कोई ऐसी बुक, MPPET हो, CGPET हो, कोई सी चाहे जेट हो तो या ICR हो, किसी की भी कोई ऐसी बुक्स नहीं है कि उसको अकेले एक किताब पढ़ लें और आपका सिलेक्शन हो जाए। जो किताबें अभी मार्केट में मिल रही हैं, आप जाओगे, ऐसी बात नहीं है किताबें नहीं मिल जाएगी आपको। वो बुक्स आपकी पब्लिकेशन छापते हैं, वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए बुक किताबें होती हैं। आपको समझ में क्यों नहीं आता मेरी बात? सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए किताबें हैं, वो सिर्फ आप इतना देख सकते हो कि पेपर किस प्रकार का आता है। कुछ पेपर्स उसमें मिल जाएंगे आपको पुराने जो हुए हैं। इसके अलावा आपको कुछ जो चीज़ें हैं, थोड़ी चीज़ें सभी सब्जेक्ट से मिल जाएंगी। जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, जो मैटर्स थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली उसी बुक से आ जाए, भैया कंप्लीटली किताबों से नहीं आता है। कंप्लीट ऐसा कोई पब्लिकेशन छापता नहीं कि पूरा उसी से आ जाए। हाँ, एक चीज़ मैं आज जरूर क्लियर करना चाहूँगा, यदि आप किसी कोचिंग के नोट्स ले लेते हैं, अगर किताबें पढ़नी है तो 2-4 किताबें लीजिए, कम से कम 4 और 6 किताबें लीजिए अलग अलग प्रकार की, जिसमें अलग अलग मैटर्स, ज़्यादा मैटर्स हो वो किताब। अब उतना आपके पास समय है नहीं है कि आप उसको पढ़ सको, इतनी चीज़ों को नहीं पढ़ पाओगे, सही बात है। उसको पढ़ने के लिए आपको कुछ प्रॉपर चीज़ चाहिए कम से कम, जो एग्ज़ाम में फंसे। एग्ज़ाम में फंसे ही नहीं तो ऐसी चीज़ लेने से फ़ायदा क्या है ना। नोट्स का क्या होता है बच्चों, कोचिंग्स वालों को इस चीज़ के अनुभव होता है। जो कोचिंग चल रही है हमारे मध्य प्रदेश में या जहाँ भी पूरे देश में कहीं मान लीजिए आप लोग, तो उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस आ जाता है। वो पढ़ा रहे हैं, उनका काम है, 20-25-30 साल से कोचिंग चला रहे हैं वो लोग, जो कोचिंग्स वाले लोग हैं, तो उनको उस चीज़ का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं।
बच्चा किस प्रकार के उन क्वेश्चनों को पढ़ता है और उसको किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, तो वो सब चीज़ बताते हैं वो चीज़। यदि उन कोचिंग्स के यदि आप नोट्स प्राप्त कर लेते हैं तो ये आपका सौभाग्य है, सौभाग्य है आपके लिए। क्योंकि यदि कोई छात्र आज से लेकर के 15-16 अक्टूबर तक पढ़ाई करके टेस्ट निकालता है तो उसकी देखिए वो किस्मत, देखिए उसकी मेहनत, देखिए उसकी मेहनत, मेहनत तो करेगा वो, किस्मत क्या करेगी। 1 से 1.5 महीने वो उसको दिन रात यदि करता है कोई भी छात्र तो कहीं श्योरिटी है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात माइनस मार्किंग नहीं है। अगर बच्चा 1.5-2 महीने भी ढंग से पढ़ लेता है, ढंग का मतलब जानते हो आप लोग, तरीके से पढ़ लेता है चीज़ों को। आपको दिन रात 24 घंटा तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। आपको पता है कि उसको 6-7 घंटे तो सोना ही सोना है कि नहीं है, बाकी 4-5 घंटे उसको अदर चाहिए और काम के लिए। बाकी जो समय है उसका यूज़ तरीके से यूज़ कर ले। देखो एक अलग चीज़ होती है टाइम टेबल। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर टाइम टेबल बता दीजिए, हम किस प्रकार से तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सबका टाइम टेबल अपना अपना होता है, वो अपने टाइम के अनुसार टाइम टेबल बनाता है, हम अपने अनुसार टाइम टेबल बनाते हैं। आप किसी का टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। कोई तो 10 घंटे पढ़ता है, कोई 4 घंटे में वो काम कर लेता है 10 घंटा वाला, तो वो 10 घंटा क्यों पढ़ेगा। जो व्यक्ति 10 घंटे में काम कर रहा है और कोई व्यक्ति 5-4 घंटे में उस 10 घंटे को काम निपटा पा रहा है, निपटा लेता है, तो उसको क्या ज़रूरत है मतलब 10 घंटे पढ़ने की, जब वो 4 घंटे में ही उस काम को निपटा रहा है। तो समझ रहे हैं ना बात को। तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, सब छात्र अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं। तो किसी का टाइम टेबल आप फॉलो ना करें, आप खुद का टाइम टेबल बनाएं जो आपको सूटेबल लगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर नींद आती है रात को, किस प्रकार से पढ़ा। भैया रात को नींद आती है तो सो लीजिए, उसका और कोई तरीका नहीं है। जब नींद आती है उसको सो लीजिए, और सोने के बाद जब भी आपकी नींद खुलती है, जब आप फ्रेश माइंड हो, तो बिल्कुल जब आप पढ़ लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप सोचो कि नींद रोक करके फिर हम पढ़ाई करें, नींद को रोकोगे तो भैया फिर पढ़ाई होगी नहीं। वो तो नींद आएगी, फिर जो भी पढ़ोगे वो आपके पल्ले पढ़ने वाला नहीं है। ऐसी पढ़ाई का फिर कोई मतलब भी नहीं निकलता है ना। वो सारे बच्चे कहते हैं सर हम भूल जाते हैं, क्या करें। मैं तो कहता हूँ ना, ये 2 महीने जो बस मेरी 2-3 बातों को फॉलो कर लो, 2-3 बातें बस फॉलो कर लो ना, 2 महीने में मतलब इस प्रकार से आप पढ़ो का सिलेक्शन हो जाए। मेरी कौन सी बातें वो सुन लीजिए। जो बच्चे ऐसा कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, मैं एक चीज़ कहता हूँ, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। समझ में आया ना। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। और उसके आगे और है कि कुछ रस्सी से पत्थर कटता है, ऐसे कुछ बोलते हैं, मुझे पूरा याद नहीं, पर मैं वही कह रहा हूँ। जड़मत मतलब क्या है, करत करत अभ्यास उस चीज़ का, बार बार उस चीज़ को बार बार पढ़ोगे ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में इस प्रकार से फिट हो जाती है कि वो निकलेगी नहीं आपके दिमाग में। और जब एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आप एग्जाम में उसको सही टिक लगा के आते हो। तो यही चीज़ है, जितना पढ़ोगे ना उतना बेहतर है। बहुत सारे बच्चे अभी 2-3 बार सिलेबस कंप्लीट करके फेंक दिया कुछ बच्चों ने, है ना। और जैसी डेट आई अभी 2-3 दिन पहले, बच्चों ने इस प्रकार से बच्चे पढ़ रहे हैं कि बस सिर्फ खाने के लिए और बस आपको जो भी उसकी दिनचर्या होती है उसको पूरा करने के लिए उठते हैं, बाकी सिर्फ पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो जो जुनून है ना, वो जुनून यदि बच्चे के अंदर होगा ना, श्योरिटी वो सिलेक्शन लेगा। बच्चे अगर एक बार सिलेक्शन हो गया तो लाइफ बन गई। और जो बच्चे अब की बार यदि सिलेक्शन आप MPPAT में नहीं ले पाए तो भैया नेक्स्ट ईयर का आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट ईयर में आपका पूरा इंडिया के बच्चे बैठेंगे, उसमें आपका नंबर होगा नहीं होगा कोई कहने वाली बात नहीं। क्या सिलेबस रहेगा क्या, कोई अभी कुछ डिसाइड भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस बार किसी भी कंडीशन में आप जो है सिलेक्शन ले लें। जो छात्र ड्रॉप कर करके एक साल ड्रॉप करके तैयारी कर रहे हैं भैया, वो लोग तो जान लगा दें। फॉर्म भर के एग्ज़ाम देने से कुछ नहीं होगा आपका। अब बच्चे कुछ तो, जैसे मैं बोलता हूँ कि सर फीस कितनी है नोट्स की, मैं कहता हूँ इतनी है, सर ज़्यादा है ये मत लो। अरे भैया आप इतने से रुपए जो छोटा सा शुल्क मैं लेता हूँ उसका ही आप लोग अगर नहीं खर्च कर सकते, आगे कैसे करोगे। बहुत सारे बच्चे तो मतलब ये झूठ बोल जाते हैं मेरे से, सर मैं गरीब घर से हूँ। भैया गरीब घर से कोई गरीब घर से नहीं होता बेटा। जो 15,000 का मोबाइल चला रहे हैं ना, 15 से 20-20 हज़ार के आप लोग मोबाइल पे पैसे फेंक देते हो, और आप लोग मतलब जो भी 1500, 2000, 1000 रुपये, 500 रुपये नहीं खर्च कर सकते आप अपनी पढ़ाई पर। शर्म आती है ऐसे बच्चों पर मुझे, जो अपने डाटा में मतलब रोज़ 150 MB क्या बोल रहा हूँ मैं, 1500 MB 1.5 GB डाटा ख़त्म कर देते हैं रोज़। महीनों का मतलब लगभग 300-300 रुपये का बैलेंस ख़त्म कर देते हैं, डाटा ख़त्म कर रहे हैं। वो बच्चे 1000-1500 रुपये अपने जो है पढ़ाई के लिए किताब नहीं ले पा रहे, पढ़ाई के लिए नोट्स नहीं ले पा रहे। शर्म आनी चाहिए उन बच्चों को। डाटा खर्च करने के लिए सब कुछ है, लेकिन पढ़ने के लिए अपनी किताब तो लो कम से कम भैया। किताबें लो, नोट्स लो, पढ़ो, किसी भी कंडीशन में पढ़ो। ऐसी बात नहीं है मैं जो बच्चे आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उनकी मैं हेल्प करता हूँ, ऐसी बात नहीं है।
ठीक है। झूठ बोल करके और फिर इस प्रकार से करना वो ठीक नहीं है। मैसेज करते हैं सर, मैं मैसेज 15,000 का मोबाइल हाथ में लेके कह रहा है सर मैं इतने मतलब क्या 1,000 रुपये नहीं दे सकता सर, मैं 500 रुपये नहीं दे सकता। 300 रुपये का डाटा डला सकता है महीने में, लेकिन 500 रुपये 1,000 रुपये खर्च अपने पढ़ाई के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए नहीं कर सकता। ये गलत है, मेरी नज़र में बहुत गलत है वो चीज़। फ्री का कभी नहीं पचता है, बार बार कहता हूँ मैं। फ्री का कोई मास्टर आपको कुछ चीज़ दे देगा ना, वो ज़िंदगी में पचेगा नहीं। इसलिए उसका शुल्क चाहे 2 रुपये हो, मैं ये नहीं कहता कि 1,000 है कि 25,000 है, उसे कितना भी, उसका चाहे 10 रुपये शुल्क हो ज़रूर दो। फ्री का फोकट का मत लो उससे। फ्री फोकट का ले लोगे तो लास्ट में जाके यही होगा कि सिलेक्शन अगर ये 1% नहीं हुआ तो ये चीज़ 2 रुपये अगर शुल्क लगता है तो उसका शुल्क आप जरूर दिया करें। किसी से भी कुछ भी लो, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बात एक और बताना चाहता हूँ आपको, बच्चों मेहनत जी तोड़ कर लो, ये समय बेस्ट है आपके लिए, ठीक है ना। अब बातें तो बहुत सारी हो गई, बहुत चीज़ें आपको समझ में भी आ रही हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों पर ज़रूर गौर करेंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं आगे थोड़ा सा कुछ चीज़ें लेकर आऊँ, वो आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। उन पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चंस जो हैं उनको जान लेते हैं। पशुपालन विज्ञान है, एनिमल हस्बेंड्री, सब लोग जानते हैं अच्छी प्रकार से। इसमें पशुपालन होता क्या है, पशुओं के प्रजनन, पालन पोषण, उनसे उत्पादन प्राप्त करना एवं देखभाल का अध्ययन किया जाता है, वही पशुपालन कहलाता है। पशुधन प्रबंधन क्या है, इसमें पशुपालन की वे सभी उन्नत पद्धतियाँ आती हैं जो पशुधन से उचित उत्पादन एवं लाभ प्राप्त करने में सहायता करते हैं, ठीक है। उसके बाद पोल्ट्री क्या होता है, पक्षियों का भय वर्ग जिनमें मनुष्य को आर्थिक सेवाएं या लाभ प्राप्त होता है, मनुष्य की देखभाल में इनकी वृद्धि होती है, भाई पोल्ट्री। पोल्ट्री साइंस क्या है, पोल्ट्री पदार्थ अंडा एवं मांस, 2 चीज़ें याद रखें। उत्पादन के सिद्धांतों एवं कार्य प्रणालियों को पोल्ट्री साइंस कहते हैं। आगे यदि हम लोग बात करें पोल्ट्री एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वेटनरी साइंस क्या है, तो पशुओं में रोगों के कारण लक्षण व उनके उपचार का अध्ययन किया जाता है, वो पशु विज्ञान वेटनरी साइंस कहलाता है। तो ये डेफिनेशन जनरल है, मैं इसलिए ज़्यादा इन पर ध्यान इसलिए आपको नहीं दिला रहा हूँ क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं, सिर्फ आपको चीज़ों को समझना है किस में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, बस इतना सी आपको बात याद रखना है। यहाँ पे नहीं एग्जाम में पूछ ले और वहाँ पे आप लोग जो है उसका आंसर ही नहीं पता। पोल्ट्री का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए, पशुपालन का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए, पशु चिकित्सा विज्ञान का मतलब उस चीज़ का कम से कम जो कंडीशन है वो तो कम से कम आपको मालूम ही होना चाहिए। अब आगे बात करेंगे हम लोग दूध विज्ञान, सब लोग जानते हैं दूध व दुग्ध उत्पादों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। पशुधन, इसमें वे सभी पशु आते हैं जो मनुष्य को किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाते हैं। पशुधन सब लोग जानते हैं, सभी पशु आते हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे जो किसान होता है उसको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाते हैं, मनुष्य को लाभ पहुंचाता है। और निथोलॉजी सब लोग जानते हैं, पक्षियों के अध्ययन को और निथोलॉजी बोलते हैं। पशुपालन शुरू से ही प्रदेश में जीवन यापन का आधार रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के लोग बात करते हैं, शुरू से ही प्रदेश में जीवन यापन हमारे पशुपालन से होता है। सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में पशुपालन का 4% हिस्सा है। बहुत अच्छे याद रखें, जो पशुपालन है उसका भारत की जीडीपी में कितना हिस्सा है, 4%, याद रखें। कृषि के जीडीपी उत्पादन में पशुपालन का एकदम 27% है। टोटल एग्रीकल्चर की जो जीडीपी है 100%, उसमें 27 जो जीडीपी है वो पशुपालन से प्राप्त होती है, ध्यान रखें। सकल घरेलू उत्पाद, अच्छा इसका मतलब समझते हो कि नहीं, जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जानते हो कि नहीं जानते। किसी भी निश्चित एरिया में कमाया गया जो धन होता है, उससे जो भी धन बेचा गया आया, जो भी उससे जो भी लाभ प्राप्त हुआ, टोटल जो लाभ हुआ उस एरिया से, वो उस देश की क्या बन जाता है, जीडीपी बन जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सब काट पीट करके जो हमारे देश को पूरा टैक्स बचा, जो आमदनी वही आपका जीडीपी कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन 70% लोगों को रोजगार प्रदान करता है, ध्यान रखना। जो गांव वाले क्षेत्र होते हैं उनमें 70% लोगों को रोजगार किससे मिलता है, पशुपालन से मिलता है। भारत दुग्ध उत्पादन में भैंसों की संख्या में प्रथम स्थान पर, याद रखना। भारत का मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किससे होता है, भैंसों से प्राप्त होता है। 2017 तक 20 पशु गणनाएँ हो सकी हैं। मैं बता देता हूँ, पशु जनगणनाओं की यदि बात आती है तो अभी तक 2017 तक 20 पशु गणनाएँ हो चुकी, वो गणनाएँ मतलब पशु की संख्या में जो गिनती है वो अभी तक हो चुकी हैं। और अब की जो सबसे पहले पशु जनगणना शुरू हुई थी वो 1970 से स्टार्ट हुई थी, ये ध्यान रखें थोड़ी सी कुछ चीज़ें।
आगे हम लोग बात करते हैं राजस्थान में पशु की संख्या 2.96% कमी पाई गई है, उसको छोड़िए। इसके बाद हम बात करें पशुओं की संख्या में सर्वाधिक बढ़ोतरी गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश, फिर असम में हुई है। गाय व भैंस की संख्या में बढ़ोतरी हुई, जबकि भेड़ और बकरी की संख्या में क्या आई है, कमी आई है। ये ध्यान रखें आप लोग। 19वीं पशु जनगणना के अनुसार गाय 37%, भैंस 21.93%, भेड़ 12.7% और बकरी 26.4%, सूअर 2.1%। ठीक है, ये बढ़ोतरी हुई है, आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद हम भारत में कुल पशुधन 51.2 करोड़ है। ध्यान रखें, भारत में टोटल पशुधन कितना है, पशु संख्या 51.2 करोड़, 51 करोड़ 2 लाख, याद होना चाहिए आपको। गाय भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। भारत में सर्वाधिक गाय मध्य प्रदेश में पाई जाती है, विशेष याद रखें। भारत में सर्वाधिक जो गाय हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। और गाय भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है, पहला दूसरे देश का है, शायद स्विट्जरलैंड का, कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारणी है बच्चों, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखें एग्जाम में। पशुओं के समूह को, जैसे गाय के समूह को हर्ड बोला जाता है, भैंस के समूह को भी हर्ड बोला जाता है। भेड़ के जो ग्रुप होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं, और बकरी को फ्लॉक या बीनट भी बोला जाता है। पशुओं का जो समूह होता है, जैसे गाय का समूह, बहुत सारी गाय इकट्ठी हैं तो उसको हर्ड बोलेंगे, बहुत सारी भैंस इकट्ठी हैं 25-30 तो उसको हर्ड, मतलब कहने का मतलब जो पूरा झुंड होता है, झुंड को क्या बोलते हैं वो ध्यान रखें। गाय भैंस को हर्ड, भेड़ बकरी को फ्लॉक। वयस्क जो नर होता है, वयस्क नर जो होता है ना, उसको बुल बोला जाता है। जनरली क्या बोला जाता है, बुल यानी सांड। गाय के को, भैंस के को बफेलो बुल बोलते हैं, पाड़ा जिसको बोलते हैं आपको पता है, पड़ा। भेड़ के को रैम बोलते हैं, और बकरी के को बक बोलते हैं, ध्यान रखें। भैंस की जो मादा होती है उसको काव बोलते हैं, गाय को आपको मालूम ही है, भैंस को हम बफेलो बोलते हैं, मालूम ही है। भेड़ को ईव बोला जाता है, और बकरी को डोय बोला जाता है, ध्यान रखें, जो भैंस का मादा होती है। युवा नर की बात करें, अगर युवा है तो बुल काफ बोलते हैं गाय के को, भैंस को बफेलो बुल काफ, भेड़ को रैम, और बकरी को किड बोला जाता है जनरली, युवा नर। और युवा मादा हो तो गाय की जो युवा मादा होती है उसे हीपर, भैंस की को भी हीपर, भेड़ के को ईव लैम, बकरी के को गोटिंग। बधियाकृत जो नर होता है उसको ब्लॉक स्टीर, गाय के को, बफेलो को बफेलो ब्लॉक स्टीर, भेड़ के को बीडर, और बकरी को कैस्ट्रेटेड। ये याद रखना है आपको, बधियाकृत नर को क्या बोला जाता है, गाय भैंस बकरी भेड़ में सब में। गाय के मांस को बीफ कहते हैं, भैंस के मांस को बपेन, और भेड़ के मांस को मटन, और बकरी के मांस को चैवन कहा जाता है, ध्यान रखें आप लोग। इसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत बड़ा, यहाँ बकरी कर देते हैं बच्चों, बकरी के मांस को मटन नहीं कहते हैं, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, कन्फ्यूज मत हो जाना। बच्चे जन्म देने की क्रिया, जब बच्चा गाय देती है तो उसको काविंग बोलते हैं, भैंस देती है तो भी काविंग बोलते हैं, लेकिन जैसे भेड़ देती है तो लैम्बिंग, और बकरी देती है तो उसको किडिंग बोला जाता है। यौन क्रिया जब होती है तो उसको क्या बोला जाता है, गाय में सर्विंग बोलते हैं, भैंस में भी सर्विंग, भेड़ में टपिंग, और आपकी बकरी में भी सर्विंग कहा जाता है। विशेष याद रखना टपिंग। नवजात जो बछड़ा पैदा होता है, छोटा बच्चा पैदा होता है, गाय के छोटे बच्चे को काफ, भैंस के को भी काफ, भेड़ के को लैम, और बकरी के को किड बोला जाता है। तो ये जनरल चीज़ें थी जो मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी था, इससे क्वेश्चन ज़रूर एक पूछा जाएगा एग्जाम में, याद रखें आप लोग। पशु का नाम, मुर्गा और सूअर का भी देख लीजिए, वही की वही सब चीज़ें। मुर्गा में पशु के समूह को फ्लॉक बोलते हैं, सूअर में स्लोथ होता है, भैंस के नर में कॉक, और सूअर में बोर। भैंस की मादा मुर्गा की हैन होती है, सूअर को बोलते हैं सो। ये सो वाला पूछा गया, ध्यान रखना। युवा नर कुकरेल, इसमें बोरलिंग। युवा मादा पुलेट, सूअर के में गिल्ट बोलते हैं। बधिया के नर को कैपन बोलते हैं मुर्गा में, एक कैपन भी पूछा गया है। बधियाकृत मुर्गा को क्या बोला जाता है, नर को कैपन बोला जाता है। सूअर में हॉग स्टेज, मांस को, इसके मांस को चिकन बोलते हैं, और सूअर के मांस को पोर्क या बेकन, नमकीन मांस को बेकन बोलते हैं जनरली। बच्चा जन्म देने की क्रिया जो मुर्गे में कहलाती है वो है हैचिंग, और सूअर में कहलाती है फैरोइंग। यौन क्रिया इसमें सर्विंग, और इसमें फॉलिंग। नवजात बच्चे को, इसको पिगलेट बोलते हैं, नवजात बच्चा इसका पता नहीं क्या बोलते हैं, चिकन ही बोल देंगे शायद, चिक बोलते हैं आई थिंक। तो ये चीज़ें आपको जनरल है, याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे।
पॉवर्टी क्या होता है? यौनावरण, मादा की वह अवस्था जिसमें अंडा से पूर्णतः विकसित हो जाता है, उसमें अंडाणुओं के बनने की जो क्रिया है आरंभ हो जाती है, उससे पॉवर्टी बोला जाता है। जनरली यौवनारंभ कब से होती है? जब जो मादा होती है उसके अंदर अंडा से पूर्ण तरह अच्छी तरीके से विकसित हो जाए और अंडाणु बनना प्रारंभ हो जाए, उसी यौवनारंभ कहते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखें आप लोग क्या होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले तो ये बताएं। ये चीज़ें तो ऊपर वाली तो अभी हमने पढ़ी, तो वो तो याद करने वाली चीज़ें थी। अब ये जो चीज़ें हैं जो समझने वाली है, अंडा से समझते हो ना, मादा में अंडा से पाया जाता है जिसमें अंडाणु बनते हैं, जो कि प्रजनन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। इस अवस्था में मादा गर्भधारण योग्य हो जाती है। सही बात है, अगर उसका प्रजनन कराया जाए तो जरूर वो एक गर्भधारण कर सकती है। इसके बाद है मध चक्र, एस्ट्रस साइकिल। क्या होता है? दो मधकालों के मध्य की शारीरिक घटनाओं को मध चक्र कहते हैं। दो मधकाल के मध्य की शारीरिक घटना जो भी होती हैं उन्हें मध चक्र। आपको पता है कि जो एस्ट्रस साइकिल यानी मध चक्र है, गाय भैंस में 21 दिन में आता है, पता है कि नहीं? भेड़ बकरी में 18 दिन में आता है। अभी बताऊंगा किसमें कितने दिन का आएगा, वो क्लियर कर दूंगा। सिर्फ याद समझिए कि होता क्या है। 21 दिन से फिर 21 दिन में फिर आ जाएगा, फिर 21 दिन में फिर, मतलब जो बीच में जो भी घटनाएं हुई ना, उसको जनरली हम लोग मध चक्र बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए, इस अवधि में पशु गर्भ धारण कर भ्रूण विकास के लिए अपने शरीर में सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं, मतलब मध चक्र के समय। मधकाल क्या होता है? मध चक्र और मधकाल में बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। एस्ट्रस पीरियड बोलते हैं जनरली वह अवस्था जिसमें मादा पशु नर के साथ संभोग की इच्छुक होती है, वो मधकाल होता है। क्योंकि हर 21 दिन में मधकाल में आती है गाय या भैंस, भेड़ बकरी 18 दिन में आती है, ये याद रखना है आपको। और मधकाल जो होता है जिसको पीरियड बोला जाता है, ये सब आपकी जो फीमेल्स होती हैं उन सभी में ये चीज़ होती है, ध्यान रखें। मधकाल को ताव गर्मी या पाली में आना भी बोलते हैं। गर्मी में आ गई या पाली में आ गई। मधकाल की पहचान हेतु टीजर बुल का उपयोग करते हैं। ये विशेष पॉइंट याद रखना, आईएमपी है। मधकाल की पहचान करने के लिए एक सांड का प्रयोग किया जाता है, और सांड होता है उसको टीजर बुल जनरली हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने बता दिया आपको। ओव्यूलेशन क्या होता है? परिपक्व अंडाणु के अंडाशय से बाहर निकलने को अंडाणु क्षरण या अंडोत्सर्ग या अंडाणु क्षरण कहलाता है। परिपक्व अंडाणु के अंडाशय से बाहर निकल, आपको पता है कि अंडाशय में अंडाणु बनते हैं। कब बनते हैं? पॉवर्टी पे आती है आपकी जो भी गाय भैंस बकरी भेड़ जो भी होती है, यानी यौवना आरंभ जब होता है तब अंडाशय में अंडाणु बनते हैं। जब अंडाणु बाहर निकलते हैं तो उसी जनरली हम लोग क्या कहते हैं? ओवुलेशन या अंडाणु क्षरण उसको कहा जाता है। ये जनरल चीज़ है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। गर्भकाल क्या होता है? ये रस्टेशन पीरियड नहीं, जेस्टेशन पीरियड होगा, जी आएगा यहाँ पर आर की जगह। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? मादा पशु के गर्भ धारण से प्रसव तक के समय को ही गर्भकाल कहते हैं। आज प्रजनन हुआ, आज से लेकर जब तक गाय ब्याएगी तब तक का जो बीच का समय है, जैसे गाय का 282 दिन का होता है, भैंस का 310 दिन का होता है, बकरी का भेड़ का लगभग 145 से 150 दिन का होता है। तो जो गर्भकाल होता है जनरली क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसके बाद टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। पशु का तापक्रम थर्मामीटर यंत्र से ज्ञात करते हैं और कहाँ से? गुदा में प्रवेश कराकर ज्ञात करें। गुदा यानी गोबर द्वार। इसे सामान्यतः फारेनहाइट में टेम्परेचर मापा जाता है और नाड़ी गति इसको प्रति मिनट में नापते हैं। सब जानते हैं। गाय व भैंस में पूंछ के नीचे स्थित कॉक्सिजियल धमनी से ज्ञात करते हैं। गाय भैंस में यदि हमको नाड़ी गति ज्ञात करना है तो कौन सी धमनी से? कॉक्सिजियल धमनी से। और घोड़े में निचले जबड़े से स्थित मैक्सिलरी धमनी से, मैक्सिलरी जो धमनी होती है उससे घोड़े की क्या ज्ञात की जाती है? नाड़ी गति। छोटे पशुओं में टांग के ऊपर, जैसे भेड़ बकरी में टांग के ऊपर एक धमनी होती है जिसका नाम है फीमोरल धमनी, इससे हम उसकी नाड़ी गति ज्ञात कर सकते हैं। ज़रूर आप लोग याद रखिएगा इन चीज़ों को। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे श्वसन की। इम्पोर्टेंट है ये, किससे किसकी ज्ञात की जाती है नाड़ी गति। श्वसन की बात करें तो पशु में श्वसन नथुनों के पास श्वास बाहर छोड़ने की क्रिया को हाथ से महसूस कर या पशु की कोख के विभिन्न पशुओं से ज्ञात करते हैं। ध्यान रखें, फैलने व सिकुड़ने से हम लोग ज्ञात करते हैं।
समझ में आ रहा है? नथनों से हाथ लगा के कितनी बार सांस ले रही है, ठीक है ना। 16 से 18 बार जब गाय और भैंस आपकी जो है सांस लेती हैं 1 मिनट में, आपको मालूम होगा, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखें, ये चीज़ें बहुत ही एग्जाम में आती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। संस्थान देख लीजिए, पशुपालन के जो संस्थान है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जिसको एनडीआरआई कहते हैं। एनडीआरआई यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इसको IVRI भी कहा जाता है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है इंग्लिश में। और ये आपका इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश, बरेली मतलब जिला है, वहाँ पर ये स्थित है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान CBRI, सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? ये हिसार, हरियाणा में स्थित है। इसके बाद है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRI यानी सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वूल यानी ऊन, रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंबिका नगर, टोंक, राजस्थान। टोंक जिला है, अंबिका नगर एक जगह है वहीं पे टोंक जिले में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये कहाँ पर है? ये आनंद जिला है और गुजरात में ये स्थित है। इसके बाद केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CGRI, सेंट्रल गॉट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मखदूम फरे, मथुरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पर है? ये भी इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद भारतीय डेयरी निगम IDC होना चाहिए, वैसे यहाँ पे IDC होता है, IDC, इंडियन डेयरी कारपोरेशन, ये आनंद, गुजरात में है। इसके बाद है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, वैसे एसोसिएशन बोल रहे हैं शायद, ये इंडियन डेयरी एसोसिएशन कहा जा रहा है इसको, ठीक है, कोई ना। इसके बाद केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, ये जोधपुर, राजस्थान में। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, ये जयपुर में है। राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान जोरबीर, बीकानेर, ये राजस्थान में। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहाँ पर है? हिसार, हरियाणा में है। और राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो और पशु अनुवांशिकी संस्थान, ये करनाल, हरियाणा। आपको पता है इसमें से 101% गारंटी देता हूँ मैं आपको, 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में श्योर मिलेंगे, इतनी सी सारणी में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है।